दोनों प्रकार के करों में, प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में अगर हम तुलना करें तो ये कई आधारों पर की जा सकती है। साधनों के आवंटन के आधार पर अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में उपयुक्त नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है, या दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त की गई राशि से कर भार कर आय वाले वर्गों पर अधिक पड़ता है और पूरे समाज पर पड़ने वाला भार प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक आधार पर अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इनको आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है और इन करों में चोरी की संभावना भी कम रहती है। तीसरी बात करें इस संबंध में, तो वितरण का जो पहलू है उसमें प्रत्यक्ष कर अधिक प्रगतिशील होते हैं, क्योंकि ये आय की असमानता को कम करने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होते हैं, और मतलब ये साधारणतया प्रतिगामी या आरोही होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कहते हैं कि कई बार अप्रत्यक्ष करों को भी प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जैसे अगर विलासिता की वस्तुओं पर जो कर लगते हैं वो प्रगतिशील बनाए जा सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि उपयुक्तता और कार्यकुशलता के आधार पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों करों को परस्पर पूरक होते हैं ये। ठीक है, इनकी उपयुक्तता और कार्यकुशलता परिस्थिति विशेष पर निर्भर करती है। कुछ परिस्थिति में अप्रत्यक्ष कर अच्छे हो सकते हैं और कुछ में प्रत्यक्ष कर। तो अपन क्या कर रहे हैं, इनके गुण और अवगुण पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष करों के गुण, पहला है ये कर योग्यता के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण कर भार का वितरण समाज के सभी व्यक्तियों व संस्थाओं पर समान रूप से करते हैं। ठीक है, जैसे आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि की जा सकती है और समानता की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों का सहारा लिया जाता है या लिया जा सकता है। यह है प्रत्यक्ष करों का पहला गुण। दूसरा, ये निश्चितता के सिद्धांत को पूरा करते हैं, क्योंकि करदाता को पता रहता है कि उसे कर के रूप में कब और कितनी राशि देनी है, और राज्य भी कर से प्राप्त होने वाली आय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तीसरा इसका गुण है कि ये व्यक्ति लोगों में नागरिकता की भावना को जागृत करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर देने वाला व्यक्ति इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि सार्वजनिक आय का व्यय ठीक ढंग से किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, ये उत्पादक और लचीले भी होते हैं और ये इनके सरकार द्वारा काफ़ी आमदनी प्राप्त की जा सकती है इनके द्वारा, और ये लोगों की आय के साथ साथ घटते या बढ़ते रहते हैं। तो ये तो है प्रत्यक्ष करों के गुण, जिसमें हम कह सकते हैं समानता, निश्चितता, लोच, ये इसमें नियम लागू होते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं प्रत्यक्ष करों के दोष। प्राय प्रत्यक्ष करों में ऐच्छिकता अधिक होती है, क्योंकि योग्यता को ज्ञात करने के लिए एक सर्वमान्य आधार की कमी रहती है। ठीक है, दूसरा, प्रत्यक्ष कर एक प्रकार से व्यक्ति की ईमानदारी पर लगे हुए कर माने जाते हैं और ये व्यक्ति को करों की चोरी करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा है ये कर असुविधाजनक होते हैं, क्योंकि जैसे करदाता है उसे अपनी आय के सभी स्रोतों को बताना पड़ता है, काफ़ी हिसाब किताब रखना पड़ता है, या कर विशेषज्ञों या कर सलाहकारों का भी सहारा लेना पड़ता है। फोर्थ है ये माना जाता है कि प्रत्यक्ष कर एकत्र करने में खर्चीले होते हैं और इनके लिए एक विस्तृत प्रशासन की आवश्यकता होती है।
तो ये हैं इसके दोष। अब है अप्रत्यक्ष करों के गुण। अप्रत्यक्ष कर सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इनको वस्तु के खरीदते समय या सेवा के उपभोग के समय ही लगाया जा सकता है या लगाया जाता है, जिससे करदाता को कर भार की विशेष अनुभूति नहीं होती, क्योंकि कर की मात्रा प्राय वस्तु के मूल्य में छिपी रहती है। इसलिए ये सुविधाजनक भी होते हैं और इनकी राशि भी कम होती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष करों की मात्रा मूल्य में शामिल होती है, अतः इसे आसानी से बचा नहीं जा सकता। जैसे बिक्री कर, ये तो अवश्य चुकाना पड़ेगा। फिर है थर्ड, कुछ अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तरह लोचदार भी होते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेलोच होती है, जिनकी मांग, उन पर अगर कर लगता है तो वो चुकाना पड़ेगा ही। चौथा, अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के खजाने में अपना योगदान देता है, सभी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो अगर पूंजी निर्माण की आवश्यकता होती है तो इसमें अप्रत्यक्ष कर सहायक होते हैं। अप्रत्यक्ष कर जैसे संघीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क से प्रत्यक्ष कर, जैसे निगम कर, व्यक्तिगत आयकर की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष कर जब विलासिताओं की जो वस्तुएं हैं उनके उपभोग को रोकते हैं, तो ये सामाजिक और आर्थिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर ये माना जाता है कि देश में आर्थिक व आय की समानता स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये इसके गुण हैं। अब है अप्रत्यक्ष करों के दोष। अप्रत्यक्ष कर जो हैं वो समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लगाए जाते हैं। ठीक है, इनका व्यक्ति की करदेय क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। दूसरा, इनसे जो आय प्राप्त होती है वो अनिश्चित होती है। भाई, आप वो वस्तु का उपभोग ही नहीं करेंगे तो वो कर कैसे देंगे, बिक्री कर कैसे देंगे। ठीक है। थर्ड है अंतिम, परोक्ष करों से प्रत्यक्ष करों की भांति सामाजिक चेतना की जो भावना है वो जागृत नहीं होती, क्योंकि कई बार करदाता को कर भार का ज्ञान ही नहीं होता कि हम कर भी दे रहे हैं। वो वस्तु के साथ ही वस्तु की मूल्य के साथ ही वो कर भी दे देता है। ठीक है, तो ये हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के गुण और दोष।